आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमैर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। आज गచ్చిबौली के अंजैया नगर में बन रही 7 मंजिला इमारत के ढहने से कम 2 लोगों की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह इमारत एक नाले के पास सिर्फ 50 गज जमीन पर बन रही थी। इमारत गिरने से उसका मलबा पास के व्हाइट फील्ड्स इलाके के अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स पे गिरा। इससे उस इमारत को नुकसान पहुंचा। रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल एक फायर ऑफिसर ने पत्रकारों को बताया कि गिरी हुई इमारत का मलबा हटाते समय 2 शव बरामद किए गए। कुंडा सुष्मिता की टिप्पणियों पर कांग्रेस विधायक नवीन यादव ने कहा कि उन्हें सरकार, मुख्यमंत्री और पीसीसी का सम्मान करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करती तो कोई राजनीतिक भविष्य नहीं होगा। सभी को पार्टी के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए और वरिष्ठ नेताओं की सम्मान करना चाहिए। मुख्यमंत्री पार्टी के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और जनता के लिए कई योजनाएं लागू कर रहे हैं। क्योंकि बड़े लोगों को रेस्पेक्ट करना ये अपनी जिम्मेदारी होती है, मेहनत करना अपना काम है। Being a minister daughter, she should respect the government as well as the chief minister and the PCC. अपन एक यंगस्टर्स रह के रेस्पेक्ट, पेशेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी से अगर नहीं रहे तो फ्यूचर नहीं रहेगा। एवरीबडी शुड वर्क हार्ड फॉर द पार्टी एंड रेस्पेक्ट द सीनियर्स ऑफ द पार्टी, स्पेशली द ऑनरेबल सीएम। आज चीफ मिनिस्टर साहब इतना मेहनत कर रहा, पार्टी को इतना स्ट्रेंथन कर रहा बाय गिविंग वेरियस स्कीम्स टू द पब्लिक। पार्टी को इतना आगे ले जा रहे अपना सीएम साहब। तो अपन सब सीएम साहब के साथ रहना, सीएम साहब को मजबूत करना, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करके आगे जाना। छोटे छोटे बातों पर, बड़े लोगों के पर ऐसे बातें रेस्पेक्ट नहीं है, ऐसे बातें करना गलत है। सो इसके लिए पूरे लोग ये फिर रिपीट नहीं होना बोल के आज मीटिंग लगाए। और सुष्मिता शुड बी सॉरी टू ऑनरेबल सीएम। तो वो हम पूछ रहे हैं कि वो सॉरी बोलना चाहिए ऑनरेबल सीएम को। अगर पार्टी में अगर उनका पॉलिटिकल करियर, पब्लिक के लिए सेवा करना, पॉलिटिकल इंटरेस्ट है तो ग्राउंड लेवल में मेहनत करना, एक नाम कमाना, बड़ों की इज्जत करना, पार्टी की इज्जत करना। ऐसा नहीं तो फ्यूचर नहीं रहेगा। They have to be sorry. तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का यूएस दौरा रद्द होने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वे चुनिंदा लोगों को ही मंजूरी देते हैं और सिर्फ अपनी पसंद के लोगों का ही पक्ष लेते हैं। वे तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं और अमेरिका में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बहुत सारे NRI रहते हैं। जब ये लोग अपने देश में निवेश करना चाहते हैं या छोटे स्तर के उद्योग लगाना चाहते हैं तो वे स्वाभाविक रूप से नेतृत्व से संपर्क करते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री अमेरिका और यूके जैसे देशों का दौरा करते हैं ताकि निवेश के संभावित मौकों की पहचान कर सके। इस तरह यात्रा की मंजूरी न देना बहुत गलत है। जब किसी राज्य में विदेशी निवेश आता है तो इससे राज्य को फायदा होता है और देश मजबूत होता है। इसी के साथ रोजगार के नए अवसर भी पैदा होते हैं। केंद्र सरकार जानबूझकर इन कोशिशों को रोक रही है क्योंकि उनकी सोच यह है कि सारा निवेश सिर्फ उनके जरिए ही होना चाहिए, न कि सीधे क्षेत्रीय स्तर पर। यह नजरिया बुनियादी तौर पर गलत है और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। भारत राष्ट्र समिति ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के खिलाफ लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि मुख्यमंत्री ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए लगभग 200 करोड़ की कीमती सरकारी जमीन अपने भाई की कंपनी को मात्र 7 करोड़ रुपए की मामूली कीमत पर आवंटित की। ये शिकायत केस नंबर 835/2026 के तौर पर दर्ज कराई गई है। हैदराबाद के पास प्रस्तावित फोर्थ सिटी इलाके में रवियारला में टेसेरेक्ट एडवांस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को लगभग 5 एकड़ जमीन आवंटित करने के मामले पर केंद्रित है। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव, जो इस मामले में पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने सरकार पर परिवार द्वारा संचालित परिवार केंद्रित, बिना किसी इनोवेशन और बिना किसी कर्मचारी वाली घोटाला योजना चलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने आवंटन के लिए पात्रता मानदंडों के और फैसला लेने की प्रक्रिया के बारे में पूरी पारदर्शिता की मांग की है। जमीन आवंटन के खिलाफ बीआरएस का मामला टेसेरेक्ट एडवांस सिस्टम की साख पर केंद्रित है। रामाराव ने सार्वजनिक रूप से सवाल उठाया है कि जिस कंपनी की पेडअप कैपिटल केवल 1 लाख रुपए है और जिसकी अपनी वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक कोई कर्मचारी नहीं है, वो इतनी महंगी सरकारी जमीन के लिए कैसे योग्य हो सकता है। उन्होंने मंत्री दुडेल्ला श्रीधर बाबू के उस दावे को खारिज कर दिया है कि मुख्यमंत्री के भाई का कंपनी से कोई भी संबंध नहीं है।
तेलंगाना के दादरी भुवनागिरी जिले के हेजी में आज एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का रिएक्टर फटने से कम 10 कर्मचारी घायल हो गए, जबकि 2 लोगों की मौत हो गई। ये धमाका भूदान पोचमपल्ली मंडल के डोथीगुडेम गांव में स्थित फैक्ट्री में हुआ। पुलिस और फायर सर्विस की टीमों को तुरंत मौके पर भेजा गया और घायलों को इमरजेंसी इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। धमाके की असली वजह का अभी भी पता लगाया जा रहा है। ये दुर्घटना उसी फार्मा फैक्ट्री में 3 महीने के अंदर हुई दूसरी औद्योगिक घटना है। शुरुआती रिपोर्ट से पता चलता है कि धमाका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान हुआ। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि किस केमिकल रिएक्शन या उपकरण की खराबी के कारण ये घटना हुई। फायर फाइटिंग टीमों ने आग पर तो काबू पा लिया, लेकिन धमाके की ताकत से प्रोडक्शन यूनिट को काफी नुकसान पहुंचा है और सुरक्षा के लिए बड़े इलाके को घेरे में ले लिया गया है। भाजपा प्रवक्ता शेख वाजी ने कहा है कि बगरू विधानसभा क्षेत्र के रामपुर गांव में एक छोटा सा प्राइमरी स्कूल है, जहां लगभग 20 से 25 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन इन बच्चों को छात्र मानने के बजाय उनसे मवेशी चराए जाते हैं। हालात का जायजा लेने के लिए कल कॉकरोच जनता पार्टी के सदस्य गाँव पहुंचे और स्थानीय लोगों से उनकी झड़प हो गई। इसे राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश में सीजेपी ने सरकार विरोधी रुख अपना लिया है। वे पूरे देश में इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। देश में जयपुर डिस्ट्रिक्ट में बगरू असेंबली में रामपुर गांव में एक छोटा सा एलिमेंट्री स्कूल है। वही स्कूल में 20-25 लोग बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन वो बच्चे को पेजल्टी नहीं बोल के उसमें पशुओं का फाड़े में चलाते हैं बोल के वो गांव के दर्शन के लिए सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी लोग ने कल गया था। वहाँ कुछ गड़बड़ा हुआ है, गांव वासियों को लोग बीच में, सीजेपी लोग बीच में गड़बड़ा चला है। ये नेशनल न्यूज़ बन गया है। ये नेशनल न्यूज़ बनाने के लिए सीजेपी कहाँ एक्ट करते हैं, वो एंटी गवर्नमेंट ऑफ पॉलिसी में जाने के तैयार हो गए। इसी सिचुएशन में सीजेपी के तरफ से पब्लिक लोगों ने वहाँ कोई लड़ा है, वो लड़िया में देश में लगाने के लिए सीजेपी के ऊपर ये एक दाढ़ी किया है, एक राइड हुआ है। इसके बारे में देश पूरा लगाने के लिए कोशिश कर रहा है। हम सीजेपी को एक बहुत एक क्वेश्चन, ये गुमान है, उसके बारे में जवाब देना चाहता है। सीजेपी आजकल कॉकरोच जनता पार्टी ने बदल गया, एक एजेंट ऑफ कांग्रेस जनता पार्टी है। इसी लोग पंजाब में कोई पेपर लीकेज हो जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि कोई वहाँ फार्मेसी का एम्प्लॉयमेंट का तकलीफ हो जाएगा, वहाँ भी नहीं जाएगा। वंदे मातरम पर सीडब्ल्यूसी के प्रस्ताव पर कर्नाटका के मंत्री प्रियांक खरगे ने कहा कि जंतर मंतर पर हो रहे विरोध प्रदर्शन आरएसएस को लेकर संदेह, बेरोजगारी और आर्थिक मुद्दों से ध्यान भटकाने की एक चाल है। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत अब 98 रुपए हो गई है। हमने अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील की है उसके तहत हमें अमेरिका से 500 अरब डॉलर का सामान खरीदना है और ये सब उसी से ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। वंदे मातरम के बारे में हमें बताने वाली ये कौन है? अगर वे सच में इतने ही देशभक्त हैं तो अमित शाह और मोदी जी नागपुर जाएं और मोहन भागवत से है कि वे अब से आरएसएस का गीत गाना बंद करें और ये पक्का करें कि सभी आरएसएस शाखाओं में वंदे मातरम गाया जाए। मैं पूरी कैबिनेट को चुनौती देता हूं कि वे बिना टेलीप्रॉम्प्टर के पूरा राष्ट्रीय गीत गाकर दिखाएं, तभी मैं इस्तीफा दूंगा। तमिलनाडु को लेकर मुख्यमंत्री विजय ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने नवजात बच्चों के लिए थैमामन गोल्ड रिंग स्कीम की शुरुआत की है। अहम बात यह है कि इसके लिए 2 ज्वेलर्स को ऑर्डर भी दे दिया गया है। इस योजना के तहत तमिलनाडु सरकार जून से सरकारी अस्पताल में जन्म लेने वाले बच्चों को सोने की अंगूठी देगी। पहली बार में 1,28,499 सोने की अंगूठियां बांटी जाएंगी। रिपोर्ट के मुताबिक तमिलनाडु मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन ने जॉय अलुकास और कल्याण ज्वेलर्स को ऑर्डर दे दिया है। अहम बात यह है कि तमिलनाडु सरकार ने इस योजना की शुरुआत 15 सितंबर 2026 को करने का फैसला किया है। 15 सितंबर को पूर्व मुख्यमंत्री सीएन अन्नादुरई की जयंती भी है। सीएम विजय ने अप्रैल में हुए विधानसभा चुनाव से पहले इस योजना की घोषणा की थी। तमिलनाडु सरकार के आदेश के बाद कुल 4,41,647 सोने की अंगूठियां खरीदी जाएंगी। हर अंगूठी का वजन करीब 1 ग्राम होगा।
तमिलनाडु की राजनीति इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई है। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की तरफ से सूबे के सभी 234 विधायकों को फ्री कार देने के ऐलान से विपक्षी पार्टी डीएमके के साथ टकराव शुरू हो गया है। इसको लेकर राज्य की विधानसभा में हुई तीखी बहस में डीएमके ने राज्य की सरकार को बढ़ते कर्ज का हवाला देते हुए फ्री गाड़ियों के ऑफर को ठुकरा दिया। जानकारी के मुताबिक तमिलनाडु के बढ़ते कर्ज संकट के बीच मुख्यमंत्री विजय द्वारा सभी 234 विधायकों को फ्री कार और मासिक भत्ता देने की घोषणा के विरोध में विरोधी दल डीएमके ने इस तोहफे को पूरी तरह से ठुकरा दिया है। विधानसभा में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने घोषणा की है कि डीएमके के सभी विधायक इस योजना का लाभ नहीं लेंगे। सीएम विजय की ओर से विधायकों के लिए घोषित फ्री कार और आर्थिक सहायता पैकेज को लेकर हंगामा जारी हुआ। मेकेदातु बांध के मुद्दे पर तमिलनाडु के मंत्री सीटीआई निर्मल कुमार ने कहा कि हमने साफ कर दिया है कि कावेरी और मेकेदातु से जुड़ी किसी भी बात पर काउंसिल में चर्चा नहीं हो सकती। हमने पहले बता दिया कि ये मामले अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। साथ ही उनसे जुड़ी कई अवमानना और अन्य याचिकाएं भी वहां पर चल रही हैं। चूंकि ये मामला कोर्ट के विचाराधीन है, इसलिए निश्चित रूप से कोर्ट के बाहर इस पर चर्चा नहीं की जा सकती। इसलिए हमने ऐसी किसी भी चर्चा को स्वीकार या अनुमति नहीं दी है। हमारे मुख्यमंत्री इस रुख पर बहुत ही ज्यादा अडिग हैं और हम भी पूरी तरह से दृढ़ हैं। कावेरी या मेकेदातु से जुड़ा कोई भी मामला जो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, उस पर कोर्ट के बाहर चर्चा नहीं हो सकती है। एनएसयूआई और एबीवीपी के बीच हुई झड़प और लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी के छात्रों के गूंज कार्यक्रम पर कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोढ़ी ने कहा, एक लड़की को डरा धमकाकर बयान देने के लिए मजबूर किया गया, उससे माफी मंगवाई गई, वह लड़की अब सदमे में है। सबसे पहले तो यह बताइए कि हॉस्टल में कौन गया, लड़कियों को उनके कमरों में किसने बंद किया और उन्हें किसने धमकाया। ये एबीवीपी के लोग थे, उसने एनएसयूआई के लोगों को बुलाया। इसी तरह पूरी घटना शुरू हुई। पुणे में देश भर से छात्र पढ़ने आते हैं। छात्राएं आएंगी, अपनी बातें रखेंगी और राहुल गांधी भी उनकी बात सुनेंगे। आज लोग यह मानने लगे हैं कि अगर इस देश में कोई ऐसी व्यक्ति है जो ईमानदार है, सकारात्मक सुधार और अच्छा शासन करने में सक्षम है और शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बना सकता है, तो वह राहुल गांधी है। दर्ज हो गया वही हुआ जो मोदी जी ने दिल्ली में एक जंतर मंतर पे करवाया था। एक बच्ची को डरा धमकाकर उसे उसके स्टेटमेंट दिलाया गया, उससे माफी मंगवाई गई। वो लड़की बच्ची आज भी ट्रॉमेटाइज है। तो कुछ ऐसी बच्चियां जो है, उन्होंने यहाँ एक रीजनल चैनल है, नेशनल चैनल का रीजनल मराठी चैनल है, उसमें उसने अपनी कैफियत रखी थी, उसने अपनी समस्याएं रखी, तो उसको डराया गया, धमकाया गया। तो फिर डराया गया, धमकाया गया, उसको किया। तो हमारे बच्चे वहाँ गए, लेकिन अभी वो इशू खत्म हो गया है। नहीं, एबीवीपी ने मारपीट की ऐसा आप लोगों ने कहा। हाँ, बिल्कुल किए। लेकिन एफआईआर और जो मामला दर्ज तो एनएसयू। हाँ, तो ये तो अमित शाह का पुलिस है ना। अमित शाह की पुलिस से और क्या अपेक्षा करोगे आप? और एक मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले हॉस्टल में जाके लड़कियों को बंद किसने किया कमरे में? धमकाया किसने? एबीवीपी के लोगों ने। उसने फोन किया एनएसयूआई के बच्चों को, वो जो वहाँ पर गए, क्यों ऐसा कर रहे हो? तो उन्हें मारा पीटा गया। वहाँ से सारा किस्सा शुरू हुआ। लेकिन ठीक है, अभी वो दैट इशू इज नॉट इम्पोर्टेंट। अभी इम्पोर्टेंट ये है कि छात्रों में बहुत उत्साह है और छात्र पूरे महाराष्ट्र से, पूना से तो आ ही रहे हैं। पूना में तो सारे महाराष्ट्र से, सारे देश से बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर, तो सारे देश का रिप्रेजेंटेशन पूना से हो रहा है महिलाओं का। तो महिला छात्राएं आएगी, छात्राएं अपनी समस्याएं रखेगी, छात्राएं सुनेगी और राहुल जी का भी सुनेगी और राहुल जी भी छात्राओं का सब सुनेंगे। 25,000 दे के प्रमोशन करवा रहे हैं, ये भी आरोप लगा रही बीजेपी। क्या बीजेपी का आदमी बाइट लेगा, बीजेपी का आदमी वीडियो बनाएगा और बीजेपी का आदमी 25,000 देगा। 11,000 करोड़ किसके खाते में है? अदानी अंबानी किसके खाते में है? एक्चुअली ये अदानी अंबानी खाते में है। हमारे पास क्या है? पैसे है हमारे पास। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने इस वैधानिक संस्था के प्रमुख के तौर पर अपने लंबे कार्यकाल को लेकर बढ़ते विवाद के बीच अपने 7वें कार्यकाल का बचाव किया है। अपने लगातार कार्यकाल पर उठ रहे सवालों के बारे में बात करते हुए मिश्रा ने कहा कि बीसीआई संसद के एक कानून के तहत बनाई गई थी और उन्होंने तर्क दिया कि कानून में चेयरमैन के कार्यकाल की कोई समय तय नहीं की गई है। कि मैं एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूँ बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, मैं कोई सिलेक्टेड नहीं हूँ, नॉमिनेटेड नहीं हूँ। एडवोकेट्स एक्ट के तहत ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसमें देश के सारे 25 लाख से ऊपर वकील वो वोटर हैं। वो सबसे पहले अपना प्रतिनिधि चुनते हैं स्टेट बार काउंसिल में।
स्टेट बार काउंसिल के सारे प्रतिनिधि मिलके बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अपना प्रतिनिधि, अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं और वो सारे रिप्रेजेंटेटिव सारे स्टेट के वो मिलके अपना चेयरमैन और वाइस चेयरमैन चुनते हैं। ये मेरा पीसफुली 7वां टर्म है। 6 टर्म से मैं अनअपोज्ड इलेक्ट होता रहा हूँ। आज की तारीख में भी 2/3 मेजोरिटी से ज़्यादा बार काउंसिल जो हमारा है उसके मेंबर्स हमारे साथ हैं। इक्के दुक्के लोग अगर कुछ निराधार बेसलेस बात कर रहे हैं तो उसका कोई वजह नहीं है। ये कोई ट्रस्ट की बात कर रहा है, कोई रिलेशन के अपॉइंटमेंट की बात कर रहा है, ये सारे के सारे ये सब निराधार बातें अभी आज की तारीख में आके सामने आ रही हैं। अभी कोई ट्रस्ट की बात कर रहा है, ट्रस्ट में सारा फंक्शनिंग जो है सो एकदम ट्रांसपेरेंट रूप से होता है। उसमें मैनेजिंग ट्रस्टी अच्छे लोग हैं, सारे बार काउंसिल के मेंबर्स हैं और कुछ सीनियर एडवोकेट्स हैं, अच्छे लोग हैं। तो उसका जो है सो कोई आके लेखा जोखा देख ले। लेखा जोखा में उसका ऑडिट होता है हर साल। वो ऑडिट जो है सो गजट में जाता है, वो पब्लिश होता है, वो पब्लिक डोमेन में है। तो ये सब निराधार बातें जो आज की तारीख में इनके दुख लोग कर रहे हैं, सीजेपी के लोग कर रहे हैं, जिनका कोई मतलब बार काउंसिल से नहीं है। यहाँ तक कि वकीलों को इन लोगों ने लीगल कॉकरोच कह दिया। ये बहुत शर्म की बात है वकीलों के लिए, और वकील समाज ऐसे निराधार बातों को, फालतू बातों को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दी इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।